मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। आज के मुख्य विषय के अंतर्गत में आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए निर्देशन की आवश्यकता है, नहीं है, कितनी है, कैसे है, इस विषय पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन पहले कुछ एक दो दूसरी बातों को देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से तो मैं नहीं कहता कि महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। कोरोना के बारे में आप लगातार न्यूज़ में सुन रहे हैं, चाहे वो दूरदर्शन की न्यूज़ हो या रेडियो की न्यूज़ हो, अखबारों की तो है ही। कोई भी दिन ऐसा नहीं गया होगा जिसमें कोरोना की काफ़ी अच्छी कवरेज नहीं हुई हो, क्योंकि अभी ये केवल भारत की समस्या नहीं है, विश्व की समस्या है। इसलिए स्वाभाविक है कि इस पर लगातार बातें हो रही हैं। भारत के लिए एक तसल्ली की बात यह है कि देखिए, संख्या में तो बहुत ज़्यादा मिलने लगे हैं, डेली 60,000 लोग लगभग संक्रमित पहुंच गए हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि मृत्यु दर पर लगातार नियंत्रण हम पाते चले जा रहे हैं। मृत्यु दर है वो लगातार कम होती चली जा रही है और वह अब घटकर 2.11 तक आ गई है। और इस बीच में टेस्ट भी काफ़ी होने लगे हैं, 2 करोड़ के लगभग टेस्ट हो चुके हैं। तो आप यूं कह लीजिए कि ठीक है, स्थितियां, हम ये नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगी हैं, यानी कि संक्रमण कम होने लगा है, लेकिन नियंत्रण स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और एक जो आशा की किरण झिलमिला रही है वो डेफिनेटली कि वैक्सीन बनने की तरफ लगातार दुनिया बढ़ती चली जा रही है। और आपने न्यूज़ में सुना कि किस तरह से जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वहाँ की कंपनी के साथ मिलकर के जो वैक्सीन बना रही है, तो उसके सेकेंड और थर्ड स्टेज के परीक्षण के लिए भारत ने अनुमति दे दी है, यानी कि वो भारत में भी आकर के परीक्षण कर सकते हैं। सामान्यतः परीक्षण के लिए ये होता है कि जिन देश में आप वैक्सीन बेचना चाह रहे हैं, चूंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, तो वहाँ भी आप परीक्षण करके देखें कि वहाँ के लोगों को आपकी दवाई सूट करेगी या नहीं करेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी, आप कह लीजिए, दिशा में कम से कम वैक्सीन में जो प्रगति हो रही है वो बढ़ रही है और इससे एक आशा भी कहीं ना कहीं पैदा होती है। फ्रेंड्स, न्यूज़ में आपने बहुत छोटी सी ही लाइन सुनी होगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी और अफगानिस्तान के बीच जो बात हुई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जब भी कभी कोई भी घटना हो तो आपको चाहिए कि आप थोड़े से चौकन्ने हो जाएं, क्योंकि हमारे जो मध्य एशिया की तरफ, हालांकि ये मध्य एशिया में नहीं है, लेकिन मध्य एशिया की तरफ या कह लीजिए इस्लामिक देशों से जग के बारे में जब बात होती है तो अफगानिस्तान और ईरान हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, भौगोलिक दृष्टि के कारण भी और पूरे के पूरे एरिया की जो सिचुएशन बन रही है, जो शक्ति संतुलन का, उस लिहाज से भी। तो बस केवल मेरा सजेशन ये है कि जब भी ईरान, अफगानिस्तान या खाड़ी देश के बारे में जब कोई भी खबर होती है भारत के साथ संबंधों को लेकर के, तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। इस बीच में आपने एक और अच्छी खबर सुनी होगी और वो ये है कि 3 तलाक कानून, जो 3 तलाक के विरोध में जो कानून लाया गया था, उसके लगभग 1 साल पूरे हो गए हैं, 1 साल पूरे ही हो गए हैं। तो सरकारी आंकड़ा ये कह रहा है कि 3 तलाक के जो मामले आते थे उसमें 85% की कमी आई है। 85%। दोस्तों, ये बहुत बड़ी सफलता है कि किसी कानून के साल भर के अंदर ही उसे इतनी सफलता प्राप्त हो जाए। तो इसे आप विमेन एम्पावरमेंट के तहत यूज कर सकते हैं इस आंकड़े को। दोस्तों, आइए अब मैं मुख्य विषय पर कुछ बातें करूं। आपको ध्यान होगा कि फिलहाल हम लोग जो 2021 का जो प्री एग्ज़ाम होगा और फिर मेन भी होगा, उसकी तैयारी के बारे में बातें शुरू कर चुके हैं। और उसमें से मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। उसमें जो पहला पॉइंट था उसके बारे में मैं काफ़ी कुछ बातें कर चुका हूँ। देखिए, बातें करने के लिए तो बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन योजना आप कैसे बनाएंगे वो पहला पॉइंट था और उसके तहत मैंने कुछ बिंदु आपको बताए थे और मुझे विश्वास है कि उस पर ज़रूर आप लोगों ने कुछ न कुछ काम किया होगा। दोस्तों, हो सकता है कि मेरी बातों पर अभी आपको उतना विश्वास न हो, या हो सकता है कि आपको ये बात बड़ी छोटी सी लगे कि ठीक है यार, चलो, वो कहते रहते हैं लोग, लेकिन बात छोटी नहीं है। जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते करते कुछ समय व्यतीत कर चुके होंगे या करना छोड़ चुके होंगे, तब आपको पता लगेगा कि नहीं, जो सबसे ज़्यादा अहमियत थी वो तो इन्हीं बातों की थी। पढ़ाई तो होनी ही है, लेकिन पढ़ाई होने से पहले जो दूसरी बातें होनी चाहिए वो कम महत्वपूर्ण नहीं है। कल ही मेरे को एक मेल मिला है और उसमें ये पूछा गया है कि सर, आप मुझे ये बताइए प्लीज़ कि क्या आईएएस की तैयारी 2 महीने में नहीं हो सकती। अब आप सोच करके देखिए कि ये किधर इंगित करता है।
मतलब इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, साफ है कि उनके दिमाग में योजना के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके दिमाग में आईएएस के जो चैलेंजेस हैं उसके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन बनना जरूर चाहते हैं, क्योंकि उसका पहला ही वाक्य जब होता है किसी का कि आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, दिस इज माय ड्रीम, लाइफ ड्रीम, लेकिन उसके बाद जब इस तरह की लाइनें होती हैं तो साफ समझ में आ जाता है कि आईएएस के बारे में जो धारणाएं हैं वो किस तरीके की धारणाएं हैं। इसीलिए दोस्तों मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में बातें की ही जानी चाहिए। तो आज मैं आपसे सेकेंड पॉइंट पर बात कर रहा हूं, और वह निर्देशन की बात। निर्देशन के कहने का मतलब है कि जब आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो उसके लिए गाइडेंस कितना मायने रखता है, कितना जरूरी है। पहले मैं यह बहुत साफ कर दूं कि मैंने निर्देशन शब्द का इस्तेमाल किया है, गाइडेंस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, जानबूझकर। या आप यूं कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कि चलिए गाइडेंस और निर्देशन को हम एक जैसा मान भी लेते हैं, तो मैंने कोचिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मेरी सबसे कोचिंग शब्द कहना ज्यादा अच्छा होगा। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। नो डाउट कि जो कोचिंग संस्थान हैं वे भी कहीं ना कहीं गाइडेंस देते हैं, कहीं ना कहीं निर्देशन करते हैं, लेकिन वहां अक्सर मैंने पाया है कि निर्देशन और गाइडेंस कम टीचिंग ज्यादा होती है, पढ़ाई ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बेकार है। मैंने कोचिंग शब्द के इस्तेमाल से परहेज यहां इसलिए किया है क्योंकि स्टूडेंट ज्यादातर कोचिंग की बात करते हैं कि सर क्या कोचिंग इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इसे आप थोड़ा सा सुधार लें, कोचिंग की जगह निर्देशन शब्द का इस्तेमाल करें, और अंग्रेजी में चलिए गाइडेंस शब्द भी चलेगा, एक ही लगभग रूप में दोनों का प्रयोग होता है। क्या गाइडेंस जरूरी है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, जब हम गाइडेंस की बात करते हैं तो उसमें फिर वो पैसों का मामला निकल जाता, किनारे हो जाता है। गाइडेंस तो आप किसी से भी ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं का क्या मतलब है कि गाइड करने वाली कोई एक किताब हो सकती है जिसमें ये बताया गया हो कि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे कैसे। मैंने इसी बात को ध्यान में रख करके 2 किताबें लिखी हैं। आप भी बन सकते हैं आईएएस भाग 1 और आप भी बन सकते हैं भाग 2। उसमें निर्देशन ही दिया गया है। आप यूं कह लीजिए कि तैयारी करने की वो गाइड बुक है जिसमें बकायदे मैंने एक एक स्तर के बारे में बहुत ही डिटेल में बातें बताई हैं, और सच पूछिए तो मैं स्टूडेंट के दिमाग में घुस सकने में उसमें सफल रहा हूं। घुस सकने में सफल रहा हूं कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट के दिमाग में इसको लेकर के, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को लेकर के क्या क्या प्रश्न उठते हैं, किन किन समस्याओं से वो जूझते हैं, उनकी क्या क्या सीमाएं होती हैं, उन सबको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। और यह मेरा सौभाग्य रहा है। सौभाग्य इसलिए रहा है कि जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय मैं उन स्थितियों से जूझा हूं। मेरी बैकग्राउंड गांव की रही है, आर्थिक स्थिति से काफ़ी कमज़ोर रहा हूं, मेरी पढ़ाई जो है एजुकेशन प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में रही है, तो मैं उन सीमाओं को, समस्याओं को, बाधाओं को बहुत अच्छे से जानता हूं। तो मैं घुसने में, स्टूडेंट के दिमाग में घुसने में सफल रहा हूं। तो मैंने बहुत डिटेल में वो सारी बातें बताई हैं, इंटरव्यू तक की बातें, यहां तक कि अगर आप एक बार सक्सेस हो जाते हैं तो और फिर आप अपनी रैंकिंग बढ़ाना चाहते हैं, आपके पसंद की सर्विस आपको नहीं मिली है तो आप अपना रैंक अच्छा करके अपने पसंद की सर्विस लेना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे। यहां तक मैंने उसमें बात बताई है कि बाय द वे आपका सिविल सर्विस में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप अपने इस ज्ञान का लाभ किस तरीके से उठाएंगे। तो बहुत डिटेल में जाकर के मैंने बातें की हैं। तो दोस्तों, निर्देशन के लिए एक आधार वो किताबें भी हैं, और भी किताबें लिखी गई हैं, उसमें आप देख सकते हैं, और जो भी आपको अपने लायक लगता है कि नहीं इससे मुझे फायदा हो सकता है, आप वो किताब ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये निर्देशन का एक बिंदु। जो निर्देशन का जो दूसरा बिंदु हो सकता है वो हो सकते हैं आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स हो सकते हैं, या इसी के पैरेलल आप ले लीजिए कि जो स्टूडेंट सिविल सर्विस में बैठ चुके हैं, हो सकता है कि उन्होंने मेंस क्वालिफाई कर लिया हो लेकिन इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाए हों, या हो सकता है कि क्वालिफाई किए हुए स्टूडेंट हों। अगर आपका उनसे परिचय है और वो तैयार है इस बात के लिए कि आपका वो निर्देशन करेंगे, तो वे भी बाकायदे आपका निर्देशन कर सकते हैं। अब आप देखिए कि यहां आपको साफ लग गया होगा कि मैं निर्देशन शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं। क्योंकि सामान्यतः होता यह है कि जब मैं कोचिंग की बात करूंगा तो बहुत ही धर्म संकट में फंस जाता हूं। धर्म संकट में इसलिए फंस जाता हूं कि अगर मैं कोचिंग का समर्थन करता हूं कि नहीं ये जरूरी है, आपको करना चाहिए, तो इसका मतलब है कि फिर
कोचिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये अनिवार्य है और कोचिंग की फ़ीस आपको जुटानी है, आपको कोचिंग की फीस जुटा करके वहाँ जाना चाहिए, करना चाहिए। और हो सकता है कि आप मुझ पर भी डाउट करने लगें कि सर का ये जो कहना है ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, सर के अपने इंटरेस्ट होंगे, कोचिंग वालों के इंटरेस्ट होंगे, इसलिए सर ऐसा कर रहे हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अब हम जिस माहौल में रह रहे हैं फ्रेंड्स, वहाँ आशंकाएं ज़्यादा हैं, ये बहुत ही अविश्वास का माहौल है। इसलिए जब कोचिंग की बात आती है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सतर्क होकर के बात करनी पड़ती है कि मैं क्या कहूँ। तो दोस्तों, इसलिए यहाँ मैं कोचिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने अभी तक के अनुभव के आधार पर मैं इस वाक्य के साथ आज की अपनी इस बात को समाप्त करना चाहूंगा कि जो मुझे लगता है वो ये कि निर्देशन तो निहायत ही जरूरी है। ये एग्जामिनेशन ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है कि अगर कुछ अपवाद छोड़ दिए जाएं, कुछ स्टूडेंट्स अपवाद के रूप में छोड़ दिए जाएं, तो बिना निर्देशन के इस यात्रा को आसानी से सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके, इसमें थोड़ा सा मुझे डेफिनेटली संदेह लगता है। अपवाद के रूप में ऐसे लोगों ने सफलताएं हासिल की हैं, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मैं तो यहां सामान्य की बात कर रहा हूं। तो आपको ये मानकर चलना चाहिए कि निर्देशन निहायत ही मुझे एक जरूरी बात लगती है। अब निर्देशन के लिए मैंने आपको बताया कि बहुत से दूसरे भी रास्ते हैं, लेकिन आपको ये मान करके चलना चाहिए कि मुझे एक ऐसी उंगली की जरूरत है जो इशारा करके बताए कि तुमको इस रास्ते पर चलना चाहिए। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। मेरा अभिवादन स्वीकार करें, साथ ही मेरी शुभकामनाएं भी कि आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।